हेलो बच्चों, क्या हालचाल? सब ठीक। मैं विजय यादव एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स एक सोच पर। बच्चों, हम हिंदी माध्यम से भौतिक विज्ञान का जो सिलेबस है उसको एक एक करके समाप्त कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एक एक टॉपिक क्रम वाइज उसके साथ न्यूमेरिकल आपको बताया जा रहा है। और बच्चों, जो टॉपिक जिस सन में आया हुआ है उसको भी बताया जा रहा है। बच्चों, ये टॉपिक किसी सन में आया तो नहीं है ऐसे, लेकिन इस पे सवाल पूछे जाते हैं। इस पे आगे के जो आपके और थ्योरम्स हैं, जैसे गॉस थ्योरम, उसी तरह से बहुत सारी चीजें इस पे पूछी जाती हैं। इसके अंदर दो तीन टॉपिक, मतलब कि आवेशों का जो वितरण है वो कितने प्रकार का होता है, उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो बच्चों, इस टॉपिक को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस टॉपिक के बिना आगे के इस चैप्टर में आगे का पार्ट पढ़ना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं इस टॉपिक को, आवेशों का सतत वितरण। आवेशों का सतत वितरण क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। मतलब कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। मान लो कि आवेश है, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि एक आवेश यहां पे था, कोई क्यू आवेश था, और यहां पे कोई माइनस क्यू आवेश था या कोई प्लस क्यू आवेश था। दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है, या कोई प्लस क्यू आवेश है, इससे किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है पी बिंदु पर, उसको आपने निकाला कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल्स टू कितनी हो जाती है, E इक्वल्स टू के क्यू बटे में आर स्क्वायर। अगर यहां से इसका डिस्टेंस कितना हो, आर हो इस पॉइंट का, तो आपने ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया। और यहां पर मान लीजिए क्या डिस्टेंस है, तो फोर्स कितना हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू बटे में आर स्क्वायर, ये निकाल लिया। ये तो बहुत सारे आवेश नहीं है, ये सिंगल आवेश था और ये भी सिंगल आवेश था, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, ये सिंगल आवेश है, इसके वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, आपने सिंगल आवेश निकाल लिया। लेकिन बच्चों, अगर कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत सारे आवेश हो, बहुत सारे आवेश हो, इसके वजह से किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए कह दिया जाए, या बहुत सारे आवेश हो, इसमें बहुत सारे आवेश हो, दोनों के बीच का बल निकालने के लिए कह दिया जाए, तो परेशानी हो जाएगी बच्चों, ठीक है, हम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए इस तरह की चीजों को पढ़ने के लिए जिसमें बहुत सारे आवेश हो, उसकी वजह से किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, इसको निकालने के लिए ये टॉपिक पढ़ना बहुत ही जरूरी है बच्चों, ठीक है। तो आप क्या होता है आवेशों का सतत वितरण, तो इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए कोई भी पृष्ठ वस्तु, अगर कोई पृष्ठ हो और उस पे जो आवेश एक समान रूप से वितरित हो, मतलब कि 1 सेंटीमीटर में जितना आवेश है दूसरे सेंटीमीटर में भी उतने ही आवेश हो, तीसरे सेंटीमीटर में भी उतने ही आवेश हो, तो इस प्रकार के आवेशों का वितरण जो कहलाता है उसे आवेशों का सतत वितरण कहते हैं बच्चों। जैसे इन दोनों में अंतर देख लीजिए। इसे मान लीजिए कि ये एक रॉड है, वैसा ही ये दूसरा रॉड है, दोनों को 3 बराबर भाग किए गए हैं। इसमें तीनों भागों में देखिए 5-5 आवेश है, 5-5 पॉजिटिव चार्जेज है, इसमें 5, इसमें 5, इसमें 5। लेकिन बच्चों, उसी तरह का ये रॉड है, इसमें 3 भाग किए गए हैं, इसमें 2 आवेश है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। तो इसको कहेंगे आवेशों का सतत वितरण, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। बच्चों, इसको नहीं कहा जा सकता है कि इसमें आवेशों का सतत वितरण हुआ है, इसमें आवेशों का असतत वितरण हुआ है, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज हुआ है इसमें, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज है, सतत वितरण, सतत आवेशों का वितरण है या आवेशों का सतत वितरण है। तो आप समझ गए होंगे कि आवेशों का सतत वितरण क्या है। ये तो कौन कैसा ऑब्जेक्ट है, ये रैखिक ऑब्जेक्ट है, कोई रैखिक वस्तु है, लीनियर ऑब्जेक्ट है, एक लाइन का जैसा है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, रैखिक वस्तु कह सकते हैं। वैसे ही ये कोई पृष्ठीय वस्तु है, मतलब कि इसका क्षेत्रफल है, मतलब कि ये लीनियर है, ये क्या है, पृष्ठीय है। तो देखिए इसके 6 बराबर भाग किए गए हैं इसमें, और 6 में 4 4 4 4 4 आवेश, मतलब हर एक पार्ट में, हर एक जगह जो आवेश कंटिन्यूअस रूप से इसमें क्या है, एक समान रूप से वितरित है, तो इसको कहा जा सकता है कि आवेशों का सतत वितरण है। और इसमें देखिए 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो इस यहां पे आवेश एक समान रूप से वितरित नहीं है, तो ये आवेशों का सतत वितरण नहीं कहा जा सकता है बच्चों। तो क्या होता है आवेशों का सतत वितरण, इसको लिख लीजिए बच्चों, अगर आप लिखना चाहते हो तो। अगर किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार के आवेशों के वितरण को क्या कहते हैं, आवेशों का सतत वितरण कहते हैं। तो इस डेफिनेशन को आप लिख लीजिए। अब ये कितने प्रकार का होता है, आवेशों का सतत वितरण
तीन प्रकार का होता है। अब पहला प्रकार क्या है बच्चों, उसमें जो पहला प्रकार होता है वो ये होता है आवेशों का रैखिक सतत वितरण। रैखिक सतत वितरण। तो आवेशों का रैखिक सतत वितरण क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट रैखिक है, मतलब कि कोई एक बीमीय कोई वस्तु है, कोई जिसकी बीमा एक है, एक लाइन के जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, और उस पे अगर कोई भी चार्ज सतत रूप से, अगर उस पे चार्ज सतत रूप से वितरित हो, एक समान रूप से वितरित हो, तो उसे कहते हैं आवेशों का रैखिक सतत वितरण कहते हैं बच्चों। आवेशों का रैखिक सतत वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आवेशों का रैखिक सतत वितरण कहते हैं। अगर कोई एक बीमीय वस्तु है और उस पे आवेश एक समान रूप से क्या है, वितरित है, तो उसको आवेशों का रैखिक सतत वितरण कहते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझना है, इस प्रकार से, अभी इस पे फिगर ये नहीं बनाना है, रैखिक में ये वाला फिगर बना लेना है। ये तो असतत वितरण है, तो रैखिक वाले में कौन सा फिगर बनाना है बच्चों? ये बनाना है। और पृष्ठि वाला अभी लेकर आऊंगा तो पृष्ठि के लिए ये बनाना है, बिठाऊंगा नहीं क्योंकि इसकी आवश्यकता है, अभी आप बनाएंगे। तो ये इस केस में आवेशों का रैखिक सतत वितरण में ये आप फिगर बनाएंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, इसको आपको समझना होगा बच्चों। इसको हम लैम्डा, इसको लैम्डा कहा जाता है। लैम्डा से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम कह सकते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो लैम्डा क्या होता है बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। क्या है कि प्रति एकांक लंबाई पे किसी भी चालक में जिस पे आवेश उपस्थित हो, किसी भी वस्तु के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम रैखिक आवेश कहते हैं। तो किसी भी आवेशित रैखिक वस्तु पर प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को रैखिक या रेखीय भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। कहीं रेखीय भी लिखा हो तो आप इससे डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। चलिए बच्चों, तो अब मान लीजिए कि ये जो वस्तु है, ये जो लीनियर वस्तु है, इसकी लंबाई कितनी है, ये आवेशित भी है, इसकी लंबाई कितनी है, L है, ठीक है ना। और इस पे टोटल आवेश, मान लीजिए कि इस पे टोटल आवेश जो है बच्चों वो कितना है, टोटल सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल आवेश इस पे कितना है, Q है। तो आपका ये लैम्डा कितना हो जाएगा बच्चों, ये लैम्डा, इसको कहते हैं रैखिक आवेश घनत्व। तो अभी आपने देखा कि एकांक कहा जा रहा है कि यल लंबाई पर, यहां पर समझिए, यल लंबाई पर कितने आवेश हैं, Q आवेश है। यल लंबाई पे कितने आवेश हैं, Q। और कहा जा रहा है प्रति एकांक लंबाई पर जो आवेश होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, प्रति एकांक लंबाई पे जो आवेश होते हैं उसी को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो आपको समझाया गया है कि 5 रुपए में अगर कितनी टॉफियां मिलती हैं, 30 टॉफियां मिलती है, तो 1 रुपए में कितनी टॉफियां मिलेगी बच्चों, आप बहुत आसानी से 30 में 5 से भाग दे देते हैं तो 6 टॉफियां, 1 रुपए में कितनी टॉफी मिल जाती है, 6। तो इस पूरे लंबाई पे कितने आवेश है, Q आवेश है। तो एकांक लंबाई पे कितने आवेश हो जाएगा बच्चों, उसी तरह से ये यल से यहां पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो एकांक लंबाई पे आवेशों की संख्या Q बाई L हो जाएगी। और इसी को हम क्या कहेंगे, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं, रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये Q बाई क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो ये Q बाई L हो जाएगा। तो आप चाहें तो बच्चों बस
ये तो एक अच्छे तरीके से डेफिनेशन लिखने के लिए है कि रैखिक वस्तु पर प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं। आप चाहें तो रैखिक वस्तु किसी भी आवेशित रैखिक वस्तु पर इतना चाहे तो हटा सकते हैं। आप केवल इतना भी लिख देंगे प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को रैखिक घनत्व कहते हैं। इससे भी आपका कंप्लीट डेफिनेशन हो जाता है, 100% नंबर मिलते हैं। इतना ही आपको याद रखना है कि लैम्डा सबसे जरूरी है कि लैम्डा इक्वल क्या होता है, किसी रेखीय वस्तु पर जितने भी आवेश हो बटे में उसकी लंबाई से अगर आप भाग दे देते हैं तो ये रैखिक आवेश घनत्व हो जाता है। अगर इसका मात्रक आप देखें तो इसका मात्रक यहां से बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं। मात्रक क्या हो सकता है, कूलॉम। इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलॉम पर मीटर होता है, कूलॉम पर मीटर हो जाएगा। और बच्चों इसका आवश्यकता क्यों है, मान लीजिए कि हमने तो यल लंबाई लिया, मान लीजिए कि इसके यल लंबाई, अगर मान लीजिए कि इसका कोई लंबाई ये डीएल लंबाई, कोई ऐसा कहे कि नहीं इसकी लंबाई हम बहुत छोटा ले रहे हैं, इसकी लंबाई क्या ले रहे हैं, बहुत छोटा ले रहे हैं, और इसमें बहुत सारे चार्जेज है इसके अंदर, और इस पे कितने चार्जेज हैं, डीक्यू चार्जेज है, और इसका लंबाई कितना है, डीएल है। तो उस केस में लैम्डा इक्वल कितना हो जाएगा, छोटे स्तर पे बात किया जाए तो, बहुत ही माइक्रो स्टेट पे बात किया जाए तो, अगर Q और L है तो Q बाई L हो जा रहा है, तो DQ चार्ज DQ है इस लंबाई पर, लेंथ कितना है DL है, तो कितना हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू DQ अपॉन DL हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखेगा, अगर बहुत छोटा साइज का पार्ट लिया जा रहा है तो DQ अपॉन क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, अब इसके साथ ही इसका यूज कहां करना है, मान लीजिए इसका यूज कहां करेंगे आप, अभी इस चीज को आपको नहीं लिखना है, इसको नहीं बनाना। मान लीजिए कि अभी यही आप पढ़ रहे हैं रैखिक आवेश वाला, तो अगर आपसे कोई कह दिया है, अगर कोई आपको कह दे, मान लीजिए कि DQ चार्ज है, इसका टोटल लेंथ कितना है, DL है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये नीचे वाला लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन DL वाला। अगर कोई कह दे कि इस बिंदु पर इसके इतने पार्ट के द्वारा, मान लीजिए कि इतने पार्ट के द्वारा, इसके इतने पार्ट के द्वारा आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो क्या होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, एक्चुअली अगर एक आवेश होता, मान लीजिए एक कोई Q आवेश होता और यहां से R डिस्टेंस पर, इस पॉइंट पर अगर हम कोई पॉइंट P होता और इस पे हमें क्या निकालना होता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता R डिस्टेंस पे, तो आपने क्या निकाला था इसके पिछले वाले टॉपिक में, E इक्वल हो जाता है KQ बटे में R स्क्वायर। KQ का मतलब, K का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप जानते हैं Q की वजह से इस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों ने ऐसा लिखा था, लेकिन यहां पे एक आवेश नहीं है, यहां पे आवेश वो क्या है, एक समान रूप से वितरित है। तो एक समान रूप से अगर आवेश वितरित है बच्चों, तो यहां पे ये टोटल, इसकी वजह से यहां पे वैद्युत क्षेत्र निकलेगा, इसका DE मतलब कि एक छोटे से पार्ट के द्वारा हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तो DE इक्वल कितना हो जाएगा। अगर आप बहुत ही इस टोटल लंबाई, अब इसका हमने कितना ले लिया, मान लीजिए कि इसमें इसका इतना ही लंबाई लिया जा रहा है, टोटल लंबाई तो L था, अब इसका बस बहुत कम इसका लंबाई लिया जा रहा है, DL लंबाई लिया जा रहा है, और इसमें कितने चार्ज है, DQ चार्ज है। तो यहां पे लैम्डा इक्वल टू DQ अपॉन क्या हो जाएगा, DL हो जाएगा। तो इसको हम यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे, पहले तो हम लिख लें कि इसके वजह से कितना यहां पे, इसमें DQ चार्ज है तो यहां पे कितना R डिस्टेंस है, तो कितना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां पे ये होगी, प्राप्त होगी आपको। तो क्या होगा, K, और इसमें यहां पे आवेश कितना है, DQ, और बटे में यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर, K DQ अपॉन में R स्क्वायर। इसी तरह से ये तो DQ मतलब DL लेंथ की वजह से यहां पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखती है। अगर पूरे इस तार की वजह से, पूरे इस वस्तु की वजह से अगर यहां पे आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखनी है, तो बच्चों क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों का समाकलन करना पड़ता है। दोनों पक्षों का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो बच्चों देख लीजिए, दोनों पक्षों का समाकलन, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, संपूर्ण इलेक्ट्रिक फील्ड, संपूर्ण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, वहां पे तीव्रता कितनी हो जाएगी, E इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करेंगे, इसको समाकलित करेंगे तो E इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये तो इसका इंटीग्रेशन E हो जाएगा DE का, और इधर क्या हो जाएगा, K बाहर हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन लिखेंगे DQ बटे में
आर स्क्वायर। अब जरा सोचिए बच्चों, यहां से अगर आपको डी क्यू निकालना हो, यहां से क्या निकालना हो, डी क्यू निकालना हो, तो डी क्यू का क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। वैसे यहां पे डी क्यू के स्थान पर हम क्या लिख देंगे, के इंटू लैम्डा डी एल, यहां पे डी क्यू का स्थान पे, डी क्यू के स्थान पर लैम्डा डी एल बटे में आर स्क्वायर। इस तरह से हम रेखीय घनत्व का यूज करते हुए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बना सकते हैं। तो ये था आवेशों का रैखिक सतत वितरण, और इसमें रैखिक आवेश घनत्व, और रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, और इसकी वजह से किसी बिंदु पर कोई अगर कोई एक विमीय ऑब्जेक्ट है, कोई एक तार है, उसकी वजह से किसी बिंदु पर हम क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें ये तो पहला टाइप था, ये कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो दूसरा टाइप क्या होता है, दूसरे को पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, अब चलिए दूसरे को पढ़ा जाए। ये आपने लिख लिया होगा पॉज करके, तो पॉज करके आप लिख लीजिएगा, आवेशों का रैखिक सतत वितरण हमने पढ़ लिया। अब जो दूसरा टाइप है उसको पढ़ना है। अब रैखिक तो हो गया, अब पृष्ठीय, इसके बाद पृष्ठीय, तो रैखिक हो गया, तो रैखिक वाला क्या कर दिया जाए, मिटा दिया जाए। सेम वैसे ही पढ़ना है बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से पढ़ना है। तो पहला प्रकार तो हमने पढ़ लिया, दूसरा प्रकार क्या होता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एक तो आप रैखिक पढ़ लिया, पृष्ठीय क्या पढ़ेंगे, पृष्ठीय सतत वितरण। तो बच्चों उसी जैसा बात है, वहां पे किसी एक विमीय ऑब्जेक्ट पर किसी रैखिक आवेश पर एक समान रूप से जो आवेश वितरित थे, तो उसको हम क्या कर दिए थे, वो उसको रैखिक आवेश वितरण कह दिए थे। अब यहां पे पृष्ठीय सतत वितरण के बारे में पढ़ना है। तो किसी पृष्ठ पर देखिए, ये इसका ये कैसा है, ये द्विविमीय है, ये क्या है, द्विविमीय है, ये लीनियर ऑब्जेक्ट नहीं है। और यहां पे ये सतत रूप से वितरण है, और यहां पे देख लीजिए, यहां पे 4 है, सब में 4 है, और इसमें क्या है, असतत वितरण है। तो इसको असतत वाले का काम खत्म हो गया, बस हमें यही जानना था कि सतत वितरण क्या कहलाता है। ठीक है, तो चलिए अब ये आवेशों का पृष्ठीय सतत वितरण है, और इसमें जो टॉपिक आएगा वो ये आएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होगा बच्चों, इसको हम लिखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, वैसे ही होगा कि वहां पे प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को हम क्या कर रहे थे, रैखिक आवेश घनत्व। तो वैसे ही यहां पे कह देंगे कि प्रति एकांक क्षेत्रफल, यहां क्षेत्रफल आ जाएगा, वहां लंबाई था, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या, आवेशों की संख्या को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं, घनत्व कहते हैं। चलिए बच्चों, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। और बच्चों उसको रैखिक को लैम्डा से प्रदर्शित किया गया था, तो इसको किससे प्रदर्शित किया जाएगा, इसको आपको सिग्मा से प्रदर्शित किया जाता है, इसको सिग्मा बोला जाता है बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा, याद रखिए इसको सिग्मा बोलेंगे, सिग्मा। अब जैसे यहां पे मान लीजिए कि इसके डीएस, ये इसका जो डीएस क्षेत्रफल है, या पूरा क्षेत्रफल यस है, या एरिया को ए से आप क्षेत्रफल अगर रिप्रेजेंट करते हो, तो मान लीजिए इस टोटल का एरिया कितना है, ए है, टोटल का एरिया कितना है, ए है। तो ए एरिया पर उपस्थित आवेशों की संख्या क्यू है। तो एकांक एरिया पर कितना हो जाएगा बच्चों, क्यू बटे में ए। तो सिग्मा बराबर हम क्या लिख देंगे, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेशों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू बटे में ए। वैसे ही मान लीजिए कि इसका डी एरिया ले ले, ये एक एरिया ले लिया जा रहा है जो डी है, छोटा सा लिया जाएगा तो उसके आगे डी आ जाता है, और इसमें आवेशों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, डी क्यू हो जाएगी। तो इसके लिए, केवल इसके लिए अगर ये सिग्मा लिखें तो कितना हो जाएगा, डी क्यू बटे में
डीए हो जाएगा बच्चों, डीक्यू बटे में डीए हो जाएगा। और कहीं आपको डीक्यू लिखना हो, क्या लिखना हो, डीक्यू, तो ये डीए इधर चला आएगा, सिग्मा डीए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते बच्चों, तो ये फॉर्मूला है। और यहां पे इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका मात्रक अगर लिखेंगे तो इसका मात्रक वहां से बदल जाएगा, यहां पे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। रैखिक आवेश घनत्व क्या था, कूलम्ब केवल मीटर था नीचे, यहां पे कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर हो गया। और जैसे उसके लिए आपने लिखा था, जैसे उसके लिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैसे मान लीजिए इसका कोई छोटा सा ये एरिया हमने ले लिया है और इसके वजह से इस पॉइंट P पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E लिखनी है तो आप कैसे लिखेंगे, तो टोटल मान लो कि कोई एक आवेश Q है, अगर R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है तो यहां पे E लिखना है, तो E कैसे लिखते हैं, KQ बटे में R स्क्वायर लिख देते हैं बच्चों। अब ये सिंगल चार्ज नहीं है, ये कंटिन्यूअस रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके लिए कैसे लिखेंगे, E पहले तो आप इसके वजह से लिखेंगे, तो ये पूरा तो हमने लिया नहीं, छोटा सा पार्ट लिया, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कम ही होगी, छोटी सी होगी। कोई भी छोटी सी वस्तु के साथ डी लगाया जाता है तो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के। और इस इतने से एरिया पर कितना, इतने से क्षेत्रफल पर कितने आवेश हैं, डी क्यू आवेश हैं, तो के यहाँ पे Q टोटल आवेश Q है तो Q बटे में आर स्क्वायर हो गया, यहाँ पे डी क्यू है आर डिस्टेंस पे, तो ये कितना हो जाएगा, डी क्यू बटे में आर स्क्वायर। अब हम चाहते हैं कि पूरे इस एरिया की वजह से निकालना है, तो आपको समाकलन आना चाहिए बच्चों। समाकलन यहां पे आपको दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीई इक्वल्स टू ये के कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और समाकलन किया जाएगा। और यहां पे डी क्यू नहीं रखेंगे बच्चों, क्योंकि हमें चार्ज को हम नहीं, यहाँ पे एरिया को हम निकाल सकते हैं, पूरा लंबाई चौड़ाई मालूम है तो एरिया तो निकाल सकते हैं ना, तो इसमें डीक्यू के स्थान पे एरिया हमको लेकर आना पड़ेगा। और यहां से हम निकाल चुके हैं कि डीक्यू इक्वल सिग्मा डीए होता है, तो यहाँ डीक्यू के स्थान पर सिग्मा डीए और बटे में जो आर स्क्वायर है इसको रख के हम क्या कर सकते हैं, आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। कब, जब कोई पृष्ठीय ऑब्जेक्ट है, दो बीमी ऑब्जेक्ट है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पृष्ठीय सतत वितरण पढ़ लिया। और एक लास्ट बचा हुआ है और उसको कहते हैं आयतन सतत वितरण। उसको क्या कहा जाता है बच्चों, आयतन सतत वितरण। तो अब यहां पे सब चीज वैसा ही होगा। मान लीजिए कि अब कोई, इसी पे आप समझ लीजिए कि आयतन सतत वितरण क्या होगा, बस जहां जहां पृष्ठीय शब्द है वहां वहां आयतन लग जाएगा। और मान लीजिए यहां पर कोई 3, एक हमने क्या लिया, गोला ले लिया, और इसके अंदर जो आवेश हैं वो इसके अंदर, मतलब पूरे इस गोले के अंदर जो आवेश हैं वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है। इसके अंदर जो आवेश हैं वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है। बच्चों इसका टोटल जो आयतन है वो कितना है, v है, और इस पे टोटल आवेशों की संख्या कितनी है, q है। तो अगर आपको जानना है तो तीसरा जो प्रकार होगा तो पृष्ठीय के स्थान पे क्या हो जाएगा, यहां पे आयतन लिख देंगे। पृष्ठीय के स्थान पे क्या लिख देंगे, यहां पे आयतन लिख देंगे, आयतन सतत वितरण। और यहां पृष्ठीय आवेश के घनत्व के स्थान पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे आयतन आवेश घनत्व हो जाएगा। यहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यहां पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और इसी तरह से प्रति एकांक क्षेत्रफल पर अब यहां पे नहीं, अब क्या हो जाएगा, प्रति एकांक आयतन। और आयतन में करना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी जो क्वांटिटी है अब पर नहीं लिख सकते हैं, इसके ऊपर नहीं होगा, इसके अंदर होगा। प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। मैंने लिख दिया होता है दोबारा इसको, लेकिन टाइम लगता, टाइम कम कंज्यूम करना, हमको जो लगता है कि आप लोग समझ चुके होंगे। तो अब तीसरा जो प्रकार है बच्चों वो क्या है, आयतन सतत वितरण। और इसमें मतलब किसी कोई एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, कोई आपका मान लीजिए कि गोला, कोई मेटेलिक गोला ले लिया और उसमें आवेश आपने क्या किया है, भरा है, और हर जगह उसके यूनिट वॉल्यूम में एकांक जो उसका आयतन है उसके पूरे एकांक आयतन में अगर आवेशों की संख्या बराबर हो तो उसको हम आयतन सतत वितरण कहते हैं। और इसमें हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है ये आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो यहां पर जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेशों की संख्या को रैखिक आवेश घनत्व, प्रति एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल उपस्थित आवेश की संख्या को क्या कहते हैं आप, ये पृष्ठीय आवेश घनत्व। वैसे ही ये यहां पे आया कि आयतन आवेश घनत्व क्या होता है, तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की संख्या को
आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गया। और यहां पे कैसे बदलेगा, यहां पे इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, इसको हम रो से, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आयतन आवेश घनत्व रो से। और यहां पे एरिया ना होकर यहां पे क्षेत्रफल ना होकर क्या हो जाएगा, अब किसकी बारी आई है, वॉल्यूम की, वॉल्यूम मतलब कि आयतन की, तो क्यू बाई क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। अगर इसका कोई छोटा सा हिस्सा, मान लो कि इतना हिस्सा ले रहा है, ये डीवी वॉल्यूम है और इसमें डी क्यू आवेश है, तो यहां पे इसके लिए क्या हो जाएगा, डी क्यू बटे में क्या हो जाएगा, डी भी। और केवल डी क्यू कहीं लिखना चाहते हैं तो सिग्मा डी भी हो जाएगा। तो आप इसका मात्रक क्या हो जाएगा, आयतन जानते हैं, आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें तीनों एल 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 है, मतलब तीनों मीटर 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 होगा, तो इसमें किससे भाग हो जाएगा, इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर क्यूब हो जाएगा बच्चों। और इस मान लीजिए कि कहीं एक कोई आवेश है, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर, पी पॉइंट पर अगर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो के क्यू बटे में आर स्क्वायर होता है। अब इसके वजह से मान लीजिए कि इसी छोटे से इसके छोटे से वॉल्यूम की वजह से, ये डीवी वॉल्यूम है, इसमें आवेशों की संख्या डी क्यू है, तो किसी बिंदु आर पर, यहां पे किसी आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है और यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे जो छोटे से, इसके छोटे से आयतन से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या मिलेगा, डीई मिलेगा। तो डी इक्वल टू के, और जैसे फॉर्मूला यहां पे आवेश कितना है, डी क्यू है, तो डी क्यू बटे में आर स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। लेकिन इस केस में जो डी क्यू का मान होगा वो डी क्यू लैम्डा सिग्मा, सॉरी यहां सिग्मा ना, सिग्मा नहीं होगा ना, इसको रो होगा ना। देखिए यहां पे ये रो इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी भी, तो डी भी, अब यहां पे डी भी इधर आएगा तो डी क्यू का क्या हो जाएगा, रो डी भी हो जाएगा बच्चों। तो डी क्यू, इसमें जो डी क्यू का मान होगा वो सिग्मा ना होकर क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका सिग्मा डी ए ना होकर क्या हो जाएगा, रो डीवी हो जाएगा। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आयतन आवेश घनत्व आपका। तो डी इक्वल टू के डी क्यू अपन आर स्क्वायर, और यहां पे डी, जब इसका इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डी ना रह जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के बाद ये ई हो जाएगा, ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, के रो डीवी अपन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाला जा सकता है अगर कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो, कोई त्रिविमीय कोई ऑब्जेक्ट हो, कोई वस्तु है। तो आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है बच्चों। तो आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। टाटा बाय बाय।